कहानी शुरू होती है साल 1962 से, जहां हम इटालियन ओशियन के बीचों बीच एक बड़े से शिप को देखते हैं। ये एक लग्जूरियस और काफी एक्सपेंसिव शिप था जिसका नाम एंटोनियो ग्राजा था, जिसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स डांस रूम में डांस कर रहे थे। यहीं एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसका नाम केटी था। केटी को बड़े लोगों की ये पार्टी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो डांस करने की जगह एक कोने में बैठकर वर्ड्स पजल को सॉल्व करने लगती है। इतने में वहां शिप का कैप्टन पहुंचता है और केटी को अकेले बैठा देख उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। केटी भी मान जाती है और फिर शिप के कैप्टन के साथ डांस करती है। दूसरी तरफ हमें शिप के कंट्रोल रूम में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लिवर को ऊपर खींच देता है और उसके ऐसा करते ही डांस रूम में एक पतली वायर सभी को छूती हुई निकलती है, जिस वजह से सभी लोग बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। लेकिन केटी बच जाती है क्योंकि केटी की हाइट काफी छोटी थी। लेकिन केटी अपने आसपास का मंजर देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो अपने साथ डांस कर रहे कैप्टन को भी देखती है जिसका फेस 2 हिस्सों में कट चुका था, और ये देखकर केटी की चीख निकल जाती है और कहानी सीधा प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम एक हेल्पिंग ग्रुप को देखते हैं जो समुद्र में फंसे शिप्स को बाहर निकालने का काम करते थे। आज भी इन्हें समुद्र में फंसे एक जहाज को बाहर निकालने का काम मिलता है और काम पूरा होते ही इन्हें काफी अच्छा अमाउंट भी मिलता है, जिस वजह से ये सभी लोग पार्टी करते हैं। इस ग्रुप में टोटल 5 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल भी थी जिसका नाम मारिन एप्स था, जबकि बाकी लड़के थे। अब ये लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी यहाँ जैक नाम का एक लड़का आता है। जैक खुद को वेदर सर्विस पायलट बताता है और समुद्र में कहीं खो गई एक शिप को ढूंढने के लिए कहता है। जैक बताता है कि आज से 40 साल पहले एंटोनियो ग्राजा नाम का जहाज समुद्र में कहीं खो गया था। उस जहाज में बहुत सारा खजाना है जिससे हम सबकी लाइफ बदल सकती है। वो बताता है कि ये जहाज बेरिंग सी के अंदर कहीं है, अगर उसे ढूंढ लिया तो लाइफ बन सकती है। साथ ही जैक उस खजाने में से 20% हिस्सा भी मांगता है। अब ग्रुप का कैप्टन शॉन मर्फी बाकी मेंबर्स से इस पर राय मांगता है। अब पहले तो सभी इनकार करते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम था, लेकिन फिर शॉन कहता है कि अगर जहाज में खजाना मिला तो उसे कुल 6 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, यानी सभी को मोटी रकम मिलने वाली थी, इसलिए सभी मान जाते हैं। लेकिन शॉन मर्फी जैक से कहता है कि उसे 20 नहीं बल्कि 10% हिस्सा मिलेगा। जैक भी राजी हो जाता है और साथ चलने की जिद करता है। इसके बाद अगले ही दिन ये लोग अपने स्टीमर से लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर यहाँ रडार की रेंज में दूर दूर तक कोई शिप नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से वो जहाज इनके स्टीमर के सामने आ जाता है, जिस वजह से इनकी बोट उस जहाज से टकरा जाती है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। शॉन बताता है कि ये जहाज आज से 40 साल पहले 1969 में कहीं गायब हो गया था। अब ये लोग इस जहाज पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैक और ग्रियर स्टीमर में ही रुकने का फैसला करते हैं। वहीं शॉन, मारिन और बाकी साथियों के साथ जहाज के अंदर चला जाता है, जहां कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ये सभी लोग इस आवाज का पीछा करते हैं और एक पेंडुलम के पास पहुंचते हैं जो अभी भी हिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग उस पेंडुलम के पास पहुंचते हैं वो रुक जाता है। अब शॉन के ग्रुप का एक मेंबर इस पेंडुलम से हाथ लगाने ही वाला होता है कि तभी एक भयानक सी आवाज होती है और ये सब के सब डर जाते हैं। यहीं हमें एक स्क्रैबल नजर आता है जिसके वर्ड्स अपने आप बदलने लगते हैं और उसमें लिखा होता है वेलकम। लेकिन ये लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते और आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी शिप का फ्लोर टूट जाता है और इनका एक साथी उसमें धंस जाता है। लेकिन मारिन समय रहते उसे पकड़ लेती है और ऊपर खींचने लगती है। इतने में उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो केटी थी। मारिन उसे देख ही रही थी, लेकिन अगले ही पल केटी कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर मारिन घबरा जाती है। वो अपने साथी को ऊपर खींचती है और सोचती है कि वो बच्ची शायद उसकी इमेजिनेशन होगी। इसके बाद ये लोग एक कैबिन में जाते हैं जहां इन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है, जबकि 1962 में तो डिजिटल वॉच हुआ ही नहीं करती थी। इस घड़ी को देखकर सब हैरान होते हैं, लेकिन शॉन कहता है कि शायद उनसे पहले भी यहाँ कोई आया हो और हो सकता है ये घड़ी उसकी हो। शॉन की बात से सब एग्री करते हैं और अब शॉन कहता है कि हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, सुबह होते ही हम इस शिप को यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए ये सभी वापस अपने स्टीमर में आ जाते हैं, जहाँ जैक शॉन से पूछता है कि आखिर ये शिप यहाँ आई कैसे। इस पर शॉन बताता है कि ये शायद सेकेंड वॉर की बात है, जब एक शिप के सारे लोग गायब हो गए थे और वो शिप भी कहीं गायब हो गया था। वो तब से अब तक समुद्र में ही कहीं गुम है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि शॉन ने जो कहानी सुनाई वो किसी और ही शिप की थी। इतने में जैक का ध्यान मारिन पर जाता है जो काफी चुप चुप सी थी। जैक इसकी वजह पूछता है, जिस पर मारिन उसे बता देती है कि उसने शिप में एक बच्ची को देखा था। वो बच्ची शायद उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझती बच्ची कहीं गायब हो गई। इस पर जैक बताता है कि समुद्र में हेल्यूसिनेशन होना कोई नई बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, ये सब तुम्हारा वहम है। अगली सुबह ये सब शिप में पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि शिप में एक होल है जिसकी वजह से शिप महज 3 दिन में डूब जाएगा, इसलिए शिप को पुल करके ले जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले शिप के उस होल को भरेंगे और फिर इसे ले जाएंगे। इसके बाद ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। मारिन जहाज के स्विमिंग पूल में पहुंचती है जो बिल्कुल खाली था, लेकिन यहाँ बहुत सारी बुलेट्स पड़ी हुई थी। जब मारिन पूल से बाहर आ रही होती है तो एक बार फिर उसे केटी नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पूल में गिर जाती है। मारिन के सर में चोट भी लगी थी जिसमें से खून भी निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि पूल ने उसके खून को सक कर लिया है। मारिन की आवाज सुन यहाँ जैक भी पहुंच जाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कैमरा वापस से पूल पर झूम होता है जो देखते ही देखते खून से भर जाता है और उसमें बहुत सारी डेड बॉडीज तैरने लगती है और दूसरी तरफ शॉन को
केबिन में वाइन की बोतल और ग्लास में सर्व्ड वाइन मिलती है जिसे वो पीने की कोशिश करता है, पर सामने लगे मिरर में उसे कैप्टन की परछाई नजर आती है और वो डर के मारे ग्लास छोड़ देता है। वहीं ग्रीर को किसी लेडी के गाना गाने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए उसी डांसिंग रूम में पहुंचता है जहां 1962 में सभी पैसेंजर्स डांस कर रहे थे, लेकिन ग्रीर को यहाँ कोई नजर ही नहीं आता, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। पर कैमरा एक बार फिर झूम होता है और यहाँ हम एक लेडी को सिंगिंग करते हुए देखते हैं। ये वही लेडी थी जो 1962 की उस रात पार्टी में गाना गा रही थी, यानी ये एक आत्मा थी। दूसरी तरफ जैक और मारीन एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पानी ही पानी था और इस पानी में ढेरों डेड बॉडीज थी जो बुरी तरह से गल चुकी थी। बॉडीज को देखकर मारीन और जैक बुरी तरह से घबरा जाते हैं और एक दरवाजे से होते हुए दूसरे चैम्बर में पहुंचते हैं। मारीन इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी कि वो अब किसी भी कीमत पर यहाँ से वापस जाना चाहती थी। वहीं जैक उसे तसल्ली देता है और तभी इनकी नजर एक बक्से पर पड़ती है। इस बक्से में 28 गोल्ड के बार थे। यहाँ कुल 10 बैग थे जिनमें सोना ही सोना था। इतना सारा खजाना देख मारीन अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी इसी चैम्बर में बुलाती है और इतना सारा सोना देखकर सभी खुशी से झूमने लगते हैं। लेकिन ग्रीर बताता है कि इस जहाज में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ उसने किसी लेडी के गाना गाने की आवाज सुनी और उसे एक जली हुई सिगरेट भी मिली, जबकि इस शिप की हालत देख लगता है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। लेकिन सभी का ध्यान सोने पर था, इसलिए उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और शॉन कहता है कि अब हम इस शिप को नहीं बल्कि इन बॉक्सेस को लेकर निकल जाएंगे। असल में शॉन और उसकी टीम जिस सोने के लिए आई थी वो उन्हें मिल चुका था, इसलिए अब ये शिप उनके किसी काम की नहीं थी। इसलिए शॉन की बात से सभी अग्री करते हैं। इसके बाद ये पूरा सोना अपने स्टीमर में रख देते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके स्टीमर में एक गैस सिलेंडर का नोक अपने आप ही खुल गया है, जिस वजह से स्टीमर में गैस लीक होने लगती है। वहीं मारीन को एक बार फिर केटी नजर आती है जो उसकी तरफ भाग कर आ रही थी, लेकिन तभी कोई दूसरी आत्मा उसे लेकर चली जाती है। मारीन ये देखकर बहुत डर जाती है और अपने स्टीमर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही इनका एक मेंबर स्टीमर शुरू करता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। अब ये लोग यहाँ बुरी तरह से फंस चुके थे और शॉन इस सब के लिए खुद को ब्लेम करता है, लेकिन मारीन कहती है कि वो इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन बातों ही बातों में ये सब आपस में झगड़ बैठते हैं और इनके दो साथी किचन में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ किस्मत से इन्हें खाना मिल जाता है और ये लोग मजे लेकर उसे खाने लगते हैं। लेकिन जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि ये तो कीड़े खा रहे थे, इसलिए ये वॉमिट करने लगते हैं। ये सभी इतना तो समझ चुके थे कि ये शिप कोई आम शिप नहीं है बल्कि एक घोस्ट शिप है जो उन सभी के साथ खेल रही थी। अब झगड़ा होने की वजह से ये सभी अलग अलग दिशा में जाते हैं। ग्रुप का कैप्टन शॉन मर्फी एक कमरे में पहुंचता है जहां अब उसे वाइन ही नहीं बल्कि शिप का कैप्टन भी नजर आ रहा था। वो उसे वाइन ऑन ऑफर करता है और दोनों साथ बैठकर वाइन पीने लगते हैं। वहीं ग्रीर हेल्यूसिनेशन की वजह से खुद को एक पार्टी में पाता है जहां सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और फिर एक खूबसूरत सी लड़की उसे डांस के लिए पूछती है। ये वही लड़की थी जो पार्टी में गाना गा रही थी और जिसकी आवाज ग्रीर पहले भी सुन चुका था। इधर मारीन केटी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो शिप के सभी पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करती है जिसमें से उसे केटी का नाम पता चलता है। इसके बाद वो सभी कमरों को ढूंढती हुई आखिरकार केटी के कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे रस्सी से लटका हुआ केटी का कंकाल नजर आता है। मारीन समझ जाती है कि केटी भी मर चुकी है और इतने में यहाँ केटी की आत्मा भी आ जाती है। वो मारीन को बताती है कि साल 1969 में वो अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी लेकिन पहुंच नहीं पाई और अब तो शायद से वो मर भी चुके होंगे। इधर शिप का कैप्टन शॉन को बताता है कि साल 1962 में उन्होंने उस शिप को रेस्क्यू किया था। उस शिप के अंदर उन्हें बहुत सारा सोना मिला और लालच में आकर वो उस सोने को अपनी शिप में ले आए, लेकिन वो सोना अपनी शिप में लाना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि इसके ठीक 2 दिन बाद उनका शिप हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन बताता है कि उस जहाज में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था जिसकी तस्वीर ये शॉन को दिखाता है। शॉन इस तस्वीर को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। इतने में सीन केटी पर शिफ्ट होता है जो मारीन को बता रही थी कि इस शिप में वो अकेली नहीं है बल्कि उसके जैसी बहुत सारी आत्माएं इस जहाज में कैद हैं और उन सभी को आजाद होने के लिए बहुत सारी दूसरी आत्माओं की जरूरत है। जब उसकी सभी आत्माओं की लिमिट पूरी हो जाएगी तो वो यहाँ से आजाद हो जाएगी। इससे पहले कि वो मारीन को और कुछ बता पाती एक बुरी आत्मा यहाँ आती है और केटी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जाने से पहले केटी मारीन को यहाँ से भागने की सलाह देती है। इधर शॉन उस फोटो को देखकर समझ चुका था कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और इस सब के पीछे कौन है, इसलिए वो अपने ग्रुप मेंबर्स के पास जाने लगता है ताकि उन्हें भी सच्चाई बता सके। पर बीच रास्ते में ही उसे अपना मरा हुआ साथी नजर आता है जो अब बुरी तरह से जल चुका था। वहीं ग्रीर को वो लेडी सिंगर अपनी खूबसूरती में फंसाकर एक जगह पर लेकर जाती है। ग्रीर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जैसे ही उसके पास पहुंचता है एक ऊंचाई वाली जगह से गिरकर मारा जाता है। इधर मारीन भी शॉन को ढूंढती हुई उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन शॉन को मारीन में भी अपना वही मरा हुआ साथी नजर आ रहा था, इसलिए वो मारीन पर अटैक कर देता है। पर मारीन जैसे तैसे उसके पैर को डैमेज कर अपने आप को बचा लेती है। लेकिन शॉन एक बार फिर उठता है और मारीन को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ जैक आ जाता है और मारीन को शॉन से बचा लेता है। इतने में ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी यहाँ पहुंच जाते हैं। ये लोग शॉन को एक आयरन चैम्बर में बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पागल हो चुका है। इसके बाद ये सभी मारीन की बात मानकर शिप को रिपेयर करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर मारीन को केटी की आत्मा दिखाई देती है। केटी दरअसल एक अच्छी आत्मा थी जो इन सबको मुसीबत से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी पावर से मारीन को 1969 की उसी नाइट में लेकर जाती है जहाँ सभी को अलग अलग तरह से मार दिया गया था। यहाँ हम
हम देखते हैं कि कुक ने पैसेंजर्स के खाने में जहर मिला दिया है, जिसे खाकर कई लोग मारे जाते हैं, जबकि जो बचे थे उन्हें शिप का ही एक ग्रुप शूट कर मार डालता है। असल में ये ग्रुप इन लोगों को उस सोने के लिए मार रहा था और सभी को मारने के बाद ये लोग लोकर रूम तक भी पहुंच जाते हैं, जहां सारा का सारा सोना रखा हुआ था। लेकिन वो लेडी सिंगर भी यहाँ पहुंच जाती है और इनमें से एक आदमी को सिड्यूस कर उसके हाथों बाकी सभी लोगों को भी मरवा देती है और आखिर में उस आदमी को भी मार देती है। अब लेडी सिंगर को लगता है कि सारा का सारा सोना उसका है, लेकिन तभी इस गेम का मास्टरमाइंड यहाँ आता है और एक हुक को इशारा करता है, जिसके बाद उस लेडी सिंगर की भी मौत हो जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि इस ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि जैक था, जिसने उन सभी लोगों को मार डाला और इन लोगों को भी वो इस जहाज में मारने के लिए ही लेकर आया है। जैक असल में कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो एक डीमन था जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर लेता है। ये सच्चाई जानकर मारीन तुरंत शॉन को ये सब बताने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो चैम्बर खोलती है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस चैम्बर में शॉन को बंद किया था वो चैम्बर पानी से भर चुका था, जिस वजह से शॉन भी मारा जाता है। अब मारीन ग्रुप के एक मेंबर को पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन इतने में यहाँ जैक भी पहुंच जाता है। पर मारीन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे जैक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में वो अपने साथी को अलर्ट रहने के लिए कहती है और अपने उस साथी के पास जाती है जो शिप की मरम्मत करने के लिए मशीन रूम में फंस चुका था। इससे पहले कि मारीन इसे बाहर निकालती रूम में लगा इंजन ऑन हो जाता है और मारीन का ये साथी बुरी तरह से कट कर मारा जाता है। उधर जैक भी जान चुका था कि ये लोग उसकी हकीकत जान चुके हैं, इसलिए वो मारीन के साथी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये उल्टा जैक को ही शूट कर देता है और फिर मारीन के पास आता है। मारीन यहाँ पूरे शिप में बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका ये साथी कहता है कि उसने जैक को मार दिया है, इसीलिए अब इस शिप को ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं है। असल में ये साथी शिप में रखे सोने की वजह से लालच में आ चुका था, लेकिन मारीन इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तब ये बताता है कि असल में वही जैक है। दरअसल जैक एक शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक डीमन था जो किसी का भी रूप ले सकता था। जैक बताता है कि वो एक डीमन है जिसका काम लोगों के हाथों गुनाह करवाकर उनकी जान लेना है, ताकि वो उन लोगों की आत्माओं को कैद कर सके। जैक यहाँ ये भी रिवील करता है कि वो अपने सभी विक्टिम्स के हाथों पर हुक का सिंबल बनाता है ताकि सभी उसकी बातों को फॉलो करें। और फिलहाल जैक के ग्रुप की आत्माएं ही मारीन के साथियों को मार रही थी ताकि सोल कलेक्ट करने का उसका टारगेट पूरा हो सके। लेकिन अगर मारीन ने इस शिप को ब्लास्ट से उड़ा दिया तो जैक द्वारा कैद की गई सभी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। लेकिन जैक ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था, इसलिए वो मारीन को एक ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम इस शिप को ब्लास्ट ना करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मारीन इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से जैक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गिरने से पहले ही मारीन बॉम्ब के ट्रिगर को दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ ही शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसमें कैद सभी आत्माएं आजाद होने लगती हैं, जिनमें से एक केटी भी थी। वो मारीन को पानी से बाहर निकालने में मदद करती है और थैंक्स बोलते ही जन्नत में चली जाती है। इतने में यहाँ एक शिप भी पहुंच जाती है जो मारीन को देख लेती है और उसे तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाता है। मारीन को काफी चोट आई थी, इसलिए उसे इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पर यहाँ मारीन की नजर एक बार फिर से जैक पर पड़ती है, जो अब किसी दूसरे जहाज को अपना निशाना बनाने वाला था। वो इस शिप में बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था, जिसे देखकर मारीन समझ जाती है कि उस शिप के लोग मरने वाले हैं, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी घोस्ट शिप मूवी। उम्मीद है मूवी और वीडियो दोनों ही पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली